तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मिनट अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, तो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। मेनली हम स्टार्ट कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से। और एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो क्या होता है, तो तुम्हारा वॉल, इसमें तुम्हारे जो आर्टेरियल वॉल होते हैं ना, ये सारे जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, नैरोइंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होता है प्लाक के डिपॉजिशन के कारण। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है वो होती है एब्डोमिनल आर्टरी होती है, फिर कोरोनरी आर्टरी होता है, फिर तुम्हारा पॉप्लिटियल आर्टरी होता है। ठीक है, और पॉप्लिटियल आर्टरी जो होता है वो मोस्ट कॉमन पेरिफेरल आर्टरी भी बोलेंगे। उसके बाद सर्कल ऑफ विलिस होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सर्कल ऑफ विलिस का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके कारण क्या होगा, स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सीक्वेंस, एब्डोमिनल अओर्टा, फिर कोरोनरी आर्टरी, फिर पॉप्लिटियल आर्टरी, और फिर तुम्हारा सर्कल ऑफ विलिस। लीस्ट कॉमन जो होता है वो होता है इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो होता है वो लीस्ट कॉमन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या एज अ बाईपास यूज़ करते हैं। ठीक है, बाईपास ग्राफ जो बाईपास सर्जरी होती है उसमें हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये एज अ बाईपास कंड्यूट यूज किया जाता है। एब्डोमिनल अओर्टा एन्यूरिज्म कब होता है, जब ए का जो डायमीटर होगा वो मोर देन 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो हम बोलेंगे कि उसका एन्यूरिज्म हो गया, तो उसमें सर्जरी करना होता है। ठीक है, अब आता है स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है। ये जो कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, उसमें या तो स्पॉन्टेनियस रप्चर भी हो सकता है। तो मतलब उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगे जिसमें तुम्हारा जो आर्टरी है वो उसका नैरोइंग हो जाएगा। तो जैसे कि उसके मतलब फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो उसमें एक तो हो सकता है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, एमआई हो सकता है, और तुम्हारा प्रिंजमेंटल एंजाइना हो सकता है। जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना होता है उसमें जो जनरली एक्सरसाइज वगैरह पे चेस्ट पेन होगा। ठीक है, अनस्टेबल जो होगा उसमें रेस्ट में भी चेस्ट पेन होगा। ठीक है, एमआई में भी वही होता है, रेस्ट में चेस्ट पेन होता है, और तुम्हारा प्रिंजमेंटल एंजाइना होता है उसमें भी रेस्ट में चेस्ट पेन होता है, और ये वैजोस्पाज्म के कारण होता है। ठीक है, अब ये जो एमआई होता है ना, ये दो तरह का होता है, एसटी एलिवेटेड एमआई और नॉन एस्टेमी। तो नॉन स्टेमी जो होता है ना उसमें हम लोग उसमें एसटी डिप्रेशन मिलता है। ठीक है, और कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे जो एंजाइना जो होते हैं दो क्लासिकल एंजाइना, जो स्टेबल और अनस्टेबल, उसमें भी एसटी डिप्रेशन ही मिलता है। ठीक है, दोनों में। लेकिन जो प्रिंजमेंटल होता है ना उसमें एसटी एलिवेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग कंडीशन है। और हमेशा याद रखना कि जिसमें एसटी डिप्रेशन होता है ना, वहाँ पे फाइब्रोनोलिटिक्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो फाइब्रोनोलिटिक्स जो होंगे वो तो मतलब फाइब्रोनोलिटिक्स जो होते हैं वो बस हम कहाँ पे देंगे, फाइब्रोनोलिटिक्स जो होता है वो बस हम एसटी एलिवेटेड वाले में देंगे, मतलब एसटी एमआई में देंगे। ठीक है, वहाँ पे फाइब्रोनोलिटिक्स देंगे। अब आते हैं हम लोग की जो प्लाक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो बनते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो दो तरह का हो सकता है। वॉल्नरेबल प्लाक हो सकता है, प्लाक जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो वॉल्नरेबल और नॉन वॉल्नरेबल। ठीक है, तो वॉल्नरेबल में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा जो जैसे ये रहा तुम्हारा आर्टरी। ठीक है, आर्टरी का ये रहा तुम्हारा इंटिमा वाला लेयर, अंदर का लेयर, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारा मान लो कि यहाँ पे फाइब्रोसिस है। ठीक है, फाइब्रोसिस है, और इसके ऊपर एक लेयर होता है जो कि तुम्हारा ये ऊपर वाला जो लेयर हो गया ये फाइब्रोसिस का हो गया, फाइब्रोसिस। और ये जो तुम्हारा बीच नीचे वाला लेयर है ये क्या है, ये है तुम्हारा, यहाँ पे सारे डिपॉजिट्स होंगे मटेरियल, जैसे फोम सेल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गए। ठीक है, और तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल हो गया। तो ये सारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, फोम सेल क्या होता है, तो मैक्रोफेजेस जो कि तुम्हारा उसको इनगल्फ कर लेते हैं, माइक्रोफेजेस जो कि ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब ये जो होता है ये है वॉल्नरेबल प्लग। क्यों? क्योंकि इसका जो फाइब्रोसिस का जो बैंड है ना वो एक साइड में ही है, तो उसके रप्चर होने के चांसेस है ना। तो टीयर हो गया तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ना, अगर मान लो बाई चांस थोड़ा सा भी टीयर हो और ये एक्सपोज हो गया तो यहाँ पे आगे बहुत सारे प्लेटलेट जो है इससे एडहेयर कर जाते हैं। ठीक है, और इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बस तो फॉर्म ही हो जाएगा, और तुम्हारा ये जो ल्यूमेन है उसका भी ल्यूमेन का ऑक्लूजन हो जाएगा, है ना, ल्यूमेन का ऑक्लूजन हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है। अब आते हैं हम लोग
नॉन वल्नरेबल प्लग में। तो नॉन वल्नरेबल प्लग जो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आथरोस्क्लेरोसिस होता है। मतलब कि अगर ये तुम्हारा वाल्व है, ठीक है, मान लो, तो उसमें तुम्हारा जो वाल्व होगा उसमें फाइब्रोसिस, ये रहा तुम्हारा फाइब्रोसिस का ये बैंड है, मान लो ये फाइब्रोटिक बैंड है, तो ये फाइब्रोसिस जो का बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, और ये अंदर में तुम्हारे जो डिपॉजिट्स थे, तो क्योंकि ये चारों तरफ से है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो इसमें ना टीयर होने का जो चांस होता है ना, टीयर का चांस जो होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू वल्नरेबल। तो उसके कारण तुम्हारा टीयर कम होगा तो चांसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी उसके कंपैरिजन में कम होगा, तो इसलिए इसको नॉन वल्नरेबल प्लग कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखते कैसे हैं, तो मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कैन पे देखते हैं, ठीक है। ये इमेजिंग मॉडलिटी होता है और ये डिफ्रेंशिएट कर देता है बिटवीन वल्नरेबल और नॉन वल्नरेबल प्लग में, ठीक है। अब और क्या कॉज हो सकता है तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन का नैरो ल्यूमेन करने के लिए, तो उसमें एक आता है कैल्सिफिकेशन। तो अगर कैल्सिफिकेशन भी है ना, तो उससे भी तुम्हारा नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन हो सकता है, ठीक है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन हो सकता है। तो इसमें तुम्हारा हम लोग अगर इसके लिए एक स्कोर होता है, एगेटसन स्कोर होता है, जो कि बताता है अमाउंट ऑफ कैल्सिफिकेशन किसमें, तो इन कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो ये होता है एगेटसन स्कोर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब हम पढ़ने जाएंगे एंजाइना। तो एंजाइना है और तुम्हारा एमआई है, तो हम लोग पहले एमआई पढ़ लेते हैं एंजाइना में, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए पहले एमआई करते हैं और फिर उसके बाद हम एंजाइना पे जाएंगे, ठीक है। तो एमआई जो होता है, हमको पता है कि एमआई और एंजाइना में क्या फ़र्क है। एंजाइना जो है वहाँ पे सेल डेथ नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पे एंजाइना जो होता है उसमें नो सेल डेथ, अभी सेल डेथ नहीं हुआ है, यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो जितना चाहिए उतना अपने को मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम हुआ, तो उसके कारण चेस्ट पेन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल डेथ नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रोपोनिन का जो लेवल होगा ना वो नॉर्मल होगा, ठीक है, ट्रोपोनिन का लेवल नॉर्मल होगा, और ईसीजी भी जो होगा वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है। जैसे जो क्यू मिलता है वेव वो एब्सेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो एमआई होगा ना, यहाँ पे ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एमआई का नाम ही होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और इन्फाक्शन मीन्स क्या होता है, इन्फाक्शन मीन्स होता है सेल डेथ ड्यू टू किसके कारण, इस्कीमिया के कारण, है ना। तो यहाँ पे इस्कीमिया के कारण सेल डेथ हुआ, तो उसके कारण वहाँ पे सारे जो कार्डियक मार्कर्स हैं वो निकल जाएंगे और वो बढ़ जाएंगे। तो मेनली जो ट्रॉप आई होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और ईसीजी फाइंडिंग्स मिलेंगे, ठीक है, ईसीजी फाइंडिंग्स मिलेंगे इसमें। अब ईसीजी फाइंडिंग्स में क्या मिलेंगे तो देख लेते हैं। ईसीजी फाइंडिंग्स में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो तुम्हारा सेकेंड्स में क्या होगा, फिर सेकेंड्स, फिर मिनट्स, और फिर आवर्स, ठीक है। तो सेकेंड्स में तुम्हारा क्या होता है, सेकेंड्स में सबसे पहले ये इसमें क्या होगा, तो हाइपर अक्यूट टी वेव मिलेगा। मतलब टी वेव जो होता है वो एलिवेटेड हो जाता है ना, हाइपर अक्यूट टी वेव होगा, हाइपर अक्यूट टी वेव मतलब टी वेव जो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी नॉट एलिवेट, गलती से मैंने बोल दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, टी वेव का इन्वर्जन हो जाएगा, हाइपर अक्यूट टी वेव होगा। हाँ, मतलब हाइपर अक्यूट मीन्स कि जैसे अगर ये पी है और ये रहा क्यू आर एस, ठीक है, मान लो ये रहा क्यू आर एस, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, टी वेव का हाइपर अक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो टी जो है वो हाइपर अक्यूट हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके एस टी एलिवेशन होता है, ठीक है, एस टी एलिवेशन होगा। तो एस टी एलिवेशन में क्या होगा, एस टी एलिवेशन में जो ये वाला सेगमेंट है ये भी एलिवेट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एस टी एलिवेशन। उसके बाद क्या होता है, ये मिनट्स का फाइंडिंग है ना, हाँ। उसके बाद एस टी एलिवेशन हो गया। तो ये जो एस टी एलिवेशन होता है ना, ये हमेशा कॉन्वेक्स आउटवर्ड होता है, ठीक है, ऐसा होता है कॉन्वेक्स आउटवर्ड, ठीक है। अब ये कैसे, मतलब कि ये जो ऐसे है ना, ये कैसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे जो होगा तो ये कॉन्वेक्स आउटवर्ड हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पारडी साइन, ठीक है, पारडी साइन। और ये ऐसा यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ना और भी हम एस टी एलिवेशन कंडीशन पढ़ेंगे, जैसे कि तुम्हारा हम पढ़ेंगे पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस जो होता है उसमें भी एस टी एलिवेशन मिलता है, लेकिन वो कॉन्केव आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो इससे ये डायग्नोस किया जा सकता है, मतलब इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवर्स में क्या मिलेगा, तो अब यहाँ से सेल डेथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आवर्स में हमको क्या मिलेगा, तो आवर्स में
ये तो मिनट में मिल गया, और इसमें सेकेंड्स में और आवर्स में हमको मिलेगा क्यू वेव। क्यू वेव का मतलब है कि सेल जो है वो डेथ हो गया सेल का, ठीक है। तो उसके कारण वहाँ पे क्या मिलने लगा, क्यू वेव मिलने लगा, ठीक है। तो जो क्यू होगा वो कैसा होगा, डीप होगा, डीप क्यू वेव मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, तो इसके अलावा तुम्हारा डीप क्यू वेव भी मिलेगा मेनली। और ये जो होता है ये सेल डेथ को डिनोट करता है। और ये जो होता है, अब अगर इसको कभी लाइफ में एमआई का हिस्ट्री रहेगा ना, पहले भी पास्ट में, तो ये हमेशा अब बाद में भी ईसीजी कराएगा ना, तो ये ईसीजी में ये प्रेजेंट होगा होल लाइफ, ठीक है। होल लाइफ तक ये प्रेजेंट होगा। और उसके बाद कुछ और भी है क्या, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ना लीड को पता करके कि कौन से लीड में चेंज मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि एमआई कौन सा है, ठीक है। तो वो सब जानने के लिए हमको सबसे पहले तो आर्टरी सप्लाई देखना होगा कि कौन सा आर्टरी ब्लॉक हो रहा है, उसके कारण होगा कौन सा डिफेक्ट। तो जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा हार्ट है, और ये सेप्टम है, और ये हार्ट है, ठीक है। उसमें अब हम आते हैं, देखते हैं कि सब में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हार्ट हो गया। अब इसमें है तुम्हारा ये V1 V2, ठीक है, V3 V4 V5 V6, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा लेटरली था ना, 1 2 AVF होता है ना, तो AVF में यहाँ पे ऐसे करके दे दिया है तुम्हारा 2 3 AVF, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब तुम्हारा मान लो कि प्रॉब्लम जो है वो हम कैसे पता करेंगे कौन सा लीड किस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेटरल वॉल से, ठीक है। लेटरल वॉल एमआई, तो लेटरल वॉल एमआई का मतलब हुआ कि लेटरल वॉल जो होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, उसको, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लेटरल वॉल होती है ना, वो आती है तुम्हारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है जो कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होता है, और एक होता है जो कि लेफ्ट एंटीरियर, तुम्हारा कौन सा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, ठीक है। तो एक तो तुम्हारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होगी, और एक होगी तुम्हारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो आगे की तरफ जाती है, ठीक है। और तुम्हारी और दो चीज़ों को सप्लाई करती है, एक तो मार्जिन को, फ्री वॉल को तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल के, और तुम्हारा एंटीरियर 2/3 ऑफ सेप्टम को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना, ठीक है। इसको एंटीरियर 2/3 ऑफ सेप्टम और तुम्हारा मार्जिनल पार्ट, ठीक है। सेम वैसे ही जो तुम्हारी राइट कोरोनरी आर्टरी भी होती है ना, ये पीछे की साइड जाती है ना, तो ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बनाती है, ठीक है, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और फिर ये भी तुम्हारा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ सेप्टम, उसको करेगी, और पोस्टीरियर वॉल को करेगी सप्लाई, तो वो उसको करती है, ठीक है। तो अब मान लो कि मैंने बोला लेटरल वॉल एमआई है, तो उसमें क्या जा रहा है, एमआई है, तो एमआई के लिए V5 V6 होगा, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगी, है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर तुम इसको 1 AVL भी बोल सकते हो, लीड 1 AVL, लीड 1 AVL, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर तुम्हारा लेटरल वॉल एमआई नहीं है, सेप्टल वॉल है, तो सेप्टल वॉल के लिए क्या होता है, सेप्टल ब्रांच होगा। तो सेप्टल ब्रांच जो होता है सेप्टल वॉल के लिए, सेप्टल ब्रांच V1 V2, ये तुम्हारा सेप्टा हो गया, ठीक है, ये V1 V2, तो ये तुम्हारा दोनों आर्टरी की जो सेप्टल ब्रांच होगी ना, उससे सप्लाई होगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि लाडा में प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो तुम्हारा किसको सप्लाई करती है, एंटीरियर पार्ट को। एंटीरियर पार्ट इज़ लाइक V1 to V4, ठीक है। तो इसको जो कि ये सप्लाई करेगी। फिर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो था वो पोस्टीरियर वॉल एमआई कराएगी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होगी वो जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच थी, वो पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करती थी, तो वो वहाँ पे मतलब वो पोस्टीरियर वॉल एमआई कराएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो V7 V8 V9 होता है ना, वहाँ पे ST एलिवेशन मिलेगा, और इसका रेसिप्रोकल रिलेशन मिलता है V1 to V4 में, क्या मिलेगा, ST डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद एन स्टेमी जो होता है उसमें क्या होता है, एन स्टेमी में क्या होगा कि यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर, मान लो लेफ्ट एंटीरियर वॉल एमआई है, तो लेफ्ट एंटीरियर वॉल एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का ब्लॉक होगा, और इसमें V1 to V4 में ST डिप्रेशन मिलेगा। तो डिस्टिंग्विश कर लोगे ना कि अगर ST डिप्रेशन मिल रहा है V1 to V4 में, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो तुम्हारा एंटीरियर वॉल
आपका नॉन स्टेमी हो सकता है, ठीक है, नॉन स्टेमी हो सकता है, या फिर पोस्टीरियर वॉल स्टेमी हो सकता है ना। तो उसमें तुम V7 V8 9 को देख लोगे तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फीरियर वॉल एमआई। इन्फीरियर वॉल एमआई में क्या होगा, तो इन्फीरियर वॉल में तुम्हारा 1 2 AVF तुमने देखा ही था, तो 1 2 AVF जो होता है वो इन्फीरियर वॉल एमआई कराता है। और इन्फीरियर वॉल जो था वो फ्री मार्जिनल ब्रांच जो था वो उसको सप्लाई करता था, कौन सा, तो यही तुम्हारा इसी का ब्रांच करता था, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा वो सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैम ने बहुत अच्छे से निमोनिक बना के बताया था। तो बस याद रखना कि ये इन्फीरियर वॉल एमआई है, और ये जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी के प्रॉब्लम के कारण होगी, ठीक है। और राइट कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो इन्फीरियर वॉल को सप्लाई करती है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एमआई, ठीक है। और एमआई को कैसे वो फाइंड करेंगे। अब आते हैं कार्डियक बायोमार्कर्स पे। तो कार्डियक बायोमार्कर्स में मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, तो ट्रॉपाई जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो विदिन 4 आवर्स में नॉर्मल हो जाता है और स्टार्ट टू इंक्रीज हो जाता है, आई थिंक, ठीक है। तो और ये जो होता है ना, ये री इन्फेक्शन को भी पता करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। सबसे अर्लीस्ट राइज किसका होता है, तो सबसे अर्लीस्ट राइज जो होता है वो पहले मायोग्लोबुलिन था, लेकिन अब क्या है, अब तुम्हारा अब आ गया है हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर जो होता है वो ट्रॉपाई होता है। और री इन्फेक्शन के लिए अगर हमको मोर देन 1 आवर में देखना है तो उसके लिए हम ट्रॉपाई ही करते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट टू राइज होता है एमआई में, वो LDH होता है, ठीक है। तो सबसे लास्ट टू राइज जो होगा वो एमआई होगा, और एमआई में क्या होगा, तो वो LDH होगा। फर्स्ट 2 होगा वो HFABP होगा, ठीक है। और तुम्हारा अगर री इन्फेक्शन के लिए बोला जाए तो टॉप आई होगा। टॉप आई जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है, इमीडिएटली राइज नहीं करता है, तो इसलिए ये अच्छा होता है। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो फॉर डायग्नोसिस ऑफ एमआई इन अ केस, ठीक है, लेवाइन साइन पॉजिटिव होता है। लेवाइन साइन क्या होता है, तो जो रेफर्ड पेन होता है तुमको अराउंड शोल्डर, उसको लेवाइन साइन बोलते हैं, और वो ना 3 घंटे तक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसमें सारे कार्डियो बायोमार्कर्स होंगे वो एलिवेटेड होंगे एमआई में, और ECG चेंजेस मिलेगा, ठीक है। और तुम्हारा इंट्रा ऑफ एमआई में देखोगे तो उसमें BP वगैरह फॉल किया रहता है, और SpO2 भी कम रहता है, तो उसमें ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं, ठीक है। तो बस यही है तुम्हारे, इसके थ्रू हम डायग्नोस कर लेंगे कि एमआई का कंडीशन है। अब जब डायग्नोसिस हो गया एमआई का, तो फिर इसमें मैनेजमेंट में क्या करेंगे। तो पहले तो पेशेंट अगर इसमें आएगा तो क्या होगा, तो जनरली तुम्हारा क्या होगा कि कुछ 60 ईयर ओल्ड पेशेंट जो होगा एमआई का, वो 60 ईयर ओल्ड पेशेंट स्मोकर, हाइपरटेंशन का हिस्ट्री होगा, प्लस लेवाइन साइन लेकर आएगा, ठीक है। बोलेगा चेस्ट पेन हो रहा है जो कि रेडिएट कर रहा है शोल्डर की तरफ, तो लेवाइन साइन पॉजिटिव, उसमें बहुत ज़्यादा डायफोरेसिस होगा, ठीक है, डायफोरेसिस होगा। और तुम्हारा डिस्निया मिनिमल एक्टिविटी ग्रेड 3 में आएगा, और थोपनिया हो रहा होगा उसको, पिंक फ्रोदी स्पूटम मिलेगा, टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। हार्ट रेट BP जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, हार्ट रेट भी बढ़ा रहेगा, BP भी बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो नेक वेंस जो होंगे वो फुल होंगे, कुछ स्मॉल साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। S1 जो होगा वो लाउड होगा, और क्या मिलेगा, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि अब आगे क्या क्या है, उसके बेसिस पे कॉज क्या होगा, ठीक है। तो ये सब है। फिर कार्डियक बायोमार्कर देखोगे तो उसमें तुम्हारा ट्रॉपाई मिलेगा, तो ये है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखो कभी भी ST एलिवेशन का जो ट्रीटमेंट होता है ना, STO या नॉन STO, सबके ट्रीटमेंट में हम मोना देते हैं, ठीक है। मोना क्या होता है, तो मॉर्फिन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, और एंटीप्लेटलेट ड्रग। एंटीप्लेटलेट ड्रग में एस्पिरिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर स्टेमी है तो उसमें हम लोग फिब्रिनोलिटिक भी दे सकते हैं, तो फिब्रिनोलिटिक भी दे देंगे, तो उसमें तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, ठीक है। तो यही है, एस्पिरिन जो होता है वो 325 mg च्यूएबल डोज में देते हैं, ये इनहिबिट कर देता है थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन को। एंटीप्लेटलेट ड्रग होता है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे दोगे तो ये भी तुम्हारा पूलिंग और ब्लड जो है वेन में करा देगा, तो उससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो हार्ट पे जो लोड है वो कम हो जाएगा। मॉर्फिन जो होता है वो पल्मोनरी एडमा को कम करता है, एयर हंगर जो होता है उसको कम कर देता है, इन्फेक्शन के साइज को कम करता है, पेन भी रिड्यूस करेगा। मीटोप्रोलोल जो होता है वो भी दे रहा है। अवे मोन है ना, मोना मॉर्फिन हो गया,
वो हो गया एनसेफ। तो मीटोप्रोलोल देते हैं। मीटोप्रोलोल जो होता है वो क्या करता है, वो तुम्हारा हार्ट रेट का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम करेगा, तो ऑक्सीजन डिमांड को भी कम कर देगा, ठीक है। और क्या देंगे, तो इनॉक्सापैरिन भी दे सकते हो तुम्हारा, मान लो एंटीप्लेटलेट साइड में इसको भी रख लो। इनॉक्सापैरिन जो होता है वो हेपारिन का ही वो एनालॉग होता है, तो इसको भी हम लोग सबक्यूटेनियसली दे देंगे ताकि क्लॉट का फॉर्मेशन जो होगा वो कोरोनरी आर्टरी पेशेंट में ना हो, ठीक है। पल्मोनरी एडेमा बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो उसके लिए हम आईवी फ्यूरिसमाइड दे देते हैं, एसी इनहिबिटर्स देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सारा पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को कैथ लैब के लिए भेजेंगे। अब पेशेंट को कैथ लैब के लिए भेजने के लिए कुछ कंडीशंस है कि पेशेंट का जो हॉस्पिटल है वो पीसीआई इनेबल है या नहीं है। अगर पेशेंट का हॉस्पिटल पीसीआई इनेबल है तो वो 120 मिनट्स में डिवाइस टाइम पे पहुंच गया तो भेज के उसको करा देंगे। अगर नॉन इनेबल हॉस्पिटल है तो 30 मिनट्स के अंदर में उसको पीसीआई इनेबल हॉस्पिटल में भेजेंगे। और अगर डिवाइस टाइम जो पहुंचने का है अगर वो मोर देन 120 मिनट्स है तो विद इन 30 मिनट्स को फाइब्रोलिटिक देना होगा, और अगर लेस देन 120 मिनट्स है तो बिना फाइब्रोलिटिक दिए ही उसको भेज देंगे, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा कैथ लैब के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो स्टेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, टिनेक्टोप्लेज, ये सब जो होता है उसमें यूज़ करते हैं फाइब्रोलिटिक्स के लिए, ठीक है। और तुम्हारा फिर पीछे कर देंगे, पेशेंट को जो भी ब्लॉक हुआ है वो रिमूव कर देंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोलिसिस का क्या होता है, तो इसमें ब्लीडिंग होता है। और अगर मान लो स्टेप्टोकाइनेस दे रहे हो और उसका टॉक्सिसिटी हो गया तो उसके लिए एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड होता है, ठीक है, जो कि बस इतना ही याद रखो। उसके बाद तुम्हारा स्टेप्टोकाइनेस दे रहे हो उससे इसको एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है क्योंकि वो ग्रुप सी स्ट्रेप्टोकोकाई से बनाया जाता है। तो एनाफाइलेक्सिस को ट्रिक करने के लिए फिर क्या देंगे अपन, आई एम एड्रेनालिन देंगे 0.5 ml। और डायल्यूशन कितना करते हैं, तो 1:1000 करते हैं क्योंकि आईएम दे रहा है, तो 1:1000 करेंगे। वही अगर तुम्हारा अगर वो के हार्ट अरेस्ट में जब जाता है पेशेंट तो आईवी रूट से देते हैं तो 1:10,000 डाइल्यूट करके देते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस ये सब एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस के लिए होते हैं, तो उसमें वो सब रिलीज होंगे, ठीक है। फिर सेम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बट नोट द चेंज इन ईसीजी फाइंडिंग, ठीक है। अगर मान लो कि डिपेंड करता है कि सेम क्लिनिकल कंडीशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई पे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, पहला तो होगा अरिथमिया, ठीक है, अरिथमिया होगा। अरिथमिया में तुम्हारे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वेंट्रिकुलर फिब हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। वेंट्रिकुलर फिब में ऐसा लगेगा जैसे किसी बच्चे ने कुछ लिख दिया है, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्यूआरएस जो होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। और कुछ होता है, और ये जनरली एमआई के आफ्टर 12 आवर्स होता है, ठीक है, आफ्टर 12 आवर्स होता है, ठीक है। और इसमें वही बायोमार्कर्स होंगे वो बड़े हुए रहेंगे। क्यूआरएस जो होता है वो ब्रॉड होता है, टॉपिक फोकस मिलता है इसमें, वहाँ से वो निकलता है। फिर पल्सलेस तुम्हारा वीटी हो गया, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाता है, इसमें एवी डिसोसिएशन होता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वेंट्रिकुलर रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और सिस्टोक वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद ईसीजी क्राइटेरिया ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, तो उसमें तुम्हारा वही है कि क्यूआरएस जो होता है वो ब्रॉड होता है और तुम्हारा प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। मोर देन 3 प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। प्लेट्यू शेप का अपीयरेंस होगा, ठीक है, जिसको जोसेफ्सन साइन कहते हैं या कैप्चर बीट भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लेट्यू शेप का क्या मिलेगा इसमें, तो प्लेट्यू शेप अपीयरेंस एट स्टार्ट ऑफ एस वेव। एस वेव जब स्टार्ट होता है तो वहाँ प्लेट्यू मिलेगा, ठीक है, उसको जोसेफ्सन साइन कहते हैं। पल्सेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो उसमें कार्डियोवर्जन करेंगे, और स्टेबल है तो हम एड्रॉन लिग्नोकेन देंगे। फिर कार्डियोजेनिक, दूसरा अब अरिथमिया के बाद आते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है पेशेंट हॉस्पिटैलिटी में, तो वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह रेडी रखते हैं ठीक करने के लिए। फिर तीसरा है कार्डिक रप्चर, ट्रांसम्यूरल रप्चर हो सकता है कार्डिक का, तो इसमें चीज़ डायरेक्टली जो होता है तुम्हारा पेशेंट सीधे रप्चर होगा तो कार्डिक आउटपुट ये सब कम हो जाएगा, तो इसमें शॉक वॉक का कोई फ़ायदा नहीं होता है, शॉक इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। फिर आता है कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट में क्या होगा कि इसमें हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आरआर जो इंटरवल है वो कम हो जाएगा, पीआर कम हो जाएगा। और क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ गया है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो ऑलमोस्ट कम हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, लो वोल्टेज ईसीजी मिलता है। तो क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड तुम देखोगे ना तो वो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस कहते हैं।
ये अल्टर्ड होगा, ठीक है। उसके लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में क्या होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम होती है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो उसके कारण तुम्हें एम्बोलिक स्ट्रोक वगैरह भी मिल सकता है, उसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म मिलेगा, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और वारफेरिन और इंजेक्शन हेपारिन वगैरह देते हैं इसमें लाइफ टाइम के लिए। फिर आता है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम जो होता है वो ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस होता है, जो कि प्रेजेंट करता है एज अ डिफ्यूज चेस्ट पेन एट रेस्ट आफ्टर 3 to 6 वीक ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। 3 से 6 वीक जब एमआई का पेशेंट जो है निकल जाता है, उसके 6 वीक के बाद उसको क्या होता है, ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस हो रखा होगा, जिसके कारण उसको चेस्ट पेन होगा, ठीक है। और पेस्ट पेन जो होगा वो शोल्डर को रेडिएट करेगा, रिलीफ हो जाता है सिटिंग पोजिशन में, ठीक है। टॉपाई का लेवल देखोगे तो वो नॉर्मल या इंक्रीज भी हो सकता है। वाल्वुलर डैमेज में क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है तुम्हारा एमआई से एसोसिएटेड, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट को डील करता है। और फिर आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी मिल सकता है कि ये बहुत रेयर है। हो गया अभी।